दोस्तों एक वक्त था जब आईएफएस वाज कंसिडर्ड द टॉप क्वालिटी सर्विस। इट वाज लाइक ए क्राउन ज्वेल, सरताज था यूपीएससी का। और आज इंडियन फॉरेन सर्विस जो है, इट इज डिक्लाइनिंग। लोग इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं। दिस इज अ डार्क रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम। और ये काफी पैराडॉक्सिकल चीज है, क्योंकि एक तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब इज वेरी फेमस, और वो जिस सर्विस से आ रहे हैं, आई एम श्योर यू नो के एक वक्त था जब ही वाज ए फॉरेन सर्विस ऑफिसर, लेकिन आज वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनकी सर्विस जो है, इट इज डिक्लाइनिंग। सो दिस इज बेट सैड। द नंबर वन रीजन इज कि जो रैंकर्स हैं, अब उनका प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो चुका है। राइट, 1976 में ऐसा हुआ था कि उस समय के जो चार टॉपर्स थे, उन्होंने आईएफएस को सिलेक्ट किया था। उस समय पर आईएफएस में जाने का मतलब ये था कि आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल रही है, तो इसका चार्म था। यू विल ट्रैवल द होल वर्ल्ड, आप एरोप्लेन में बैठकर घूमेंगे, एंड यू नो इट वाज कंसिडर्ड लाइक ए प्रॉपर स्टेटस सिंबल। लेकिन आज ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, तो पहले से ही उनका जो मेन प्रेफ़रेंस रहता है, दैट इज़ आईएएस। उसके बाद दे प्रेफर आईपीएस। और इसके पीछे भी 3 बड़े रीज़न्स हैं, राइट? कि ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वज़ह से आईएफएस जो है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। एक तो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। सेकंड थिंग इज़ कि लाइफ़स्टाइल की एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई हैं। एंड द थर्ड इज़ ये जो सर्विस है, इसके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यंगस्टर्स जो हैं, दे प्रेफर डोमेस्टिक पावर ओवर डिप्लोमेसी। इसकी भी गहराई में थोड़ा हम उतरने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। India's rise as a major global power demands a highly specialized foreign policy apparatus, suggests institutional reforms. It's going to be very, very interesting discussion today. तो चलिए सबसे पहले ड्राइवर्स ऑफ डिक्लाइन, पावर एंड इम्पैक्ट को देखते हैं। आईएएस आईपीएस की बात करें तो उनके पावर्स जो हैं, दे आर क्वाइट विजिबल एज वेल एज क्वाइट टेंजिबल। ऐसे ही आपको, जैसे ही आपको पोस्टिंग मिलती है, तो इमीडिएटली आपको एक टॉप पोजीशन पर आप बैठते हैं। फॉर एग्जांपल एक आईएएस ऑफिसर जो हैं, तो वो एक यू नो एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करते हैं। नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। और बहुत सारे पावर्स हैं, राइट? लोकल लेवल पर आपकी अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ जो डोमेस्टिक लेवल पर जो आप चीज़ें कर सकते हैं, राइट? डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलती है कि यू विल बी एबल टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। आप कोई वेलफेयर स्कीम जो है, तो उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आईएफएस ऑफिसर्स नहीं कर पाते। दे आर नॉट सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स। फिर सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा है कि कहीं पर कोई आईपीएस या फिर आईएएस ऑफिसर शादी में आ गए, या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर रहते हैं, तो इट्स क्वाइट विजिबल कि वो अपनी इनोवा कार में ट्रैवल कर रहे हैं। उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अ, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ है, इट्स क्वाइट विजिबल। आईएफएस को कोई ऐसे पहचानता भी नहीं है। तो हमारे देश में जो ग्रास रूट लेवल पर या फिर इन जनरल लोगों को इस प्रकार का जो सोसाइटल स्टेटस है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़र होता है, और ये स्टेटस जो है वो उनको सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस में मिलता है। अब अगर हम डिक्लाइन की बात करें कि आईएफएस जो है वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन क्यों हुआ है? एक ऐसा वक़्त था कि लोगों को फ़ॉरेन ट्रैवल करना है, दुनिया पूरी अगर आपको देखनी है, तो द बेस्ट ऑप्शन वाज़ कि आप आईएफएस को जॉइन कर लीजिए, और आईएफएस के माध्यम से आप दुनिया के अलग-अलग देशों को, अलग-अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर कर पाओगे। आपकी बहुत ही एक एडवेंचरस लाइफ़ रहेगी। लेकिन आज कॉर्पोरेट लेवल पर अगर आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपको साल में 2-3 बार तो ऐसे ही काम की वजह से घूमने के लिए, मीन्स यू ट्रैवल देयर फॉर वर्क, लेकिन 1-2 दिन जो है वो आपको कंपनी जो है वो विल गिव यू लाइक टेंडर लविंग केयर, कि आप थोड़ा बहुत वहाँ पर घूम लो, आप थोड़ा बहुत दुनिया देख लो, एंड थिंग्स लाइक दैट, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइक हाउ दे मोटिवेट यू एंड थिंग्स लाइक दैट। एनीवेज़, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ हाउ एचआर मैनेजमेंट इज़ डन। लेकिन आजकल प्राइवेट सेक्टर जो चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं, जो एक वक़्त पर सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट ही ऑफ़र
या फिर अफोर्ड कर पाती थी, आज तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनसे कई गुना अच्छी लाइफ़स्टाइल जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पर काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के लोगों की होती है, राइट? और पे डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको फ़ॉरेन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना है, राइट, इन योर प्राइवेट जॉब, तो आपका पैकेज जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर क्या है आईएफएस का कि आपको फ़ॉरेन ट्रैवल करना है, लेकिन आपका पैकेज जो है, इट इज़ नॉट दैट गुड कंपेयर्ड टू प्राइवेट सेक्टर। ऑफ कोर्स आपको फॉरेन अलाउंसेस और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन स्टिल कॉर्पोरेट पैकेज के कंपैरिजन में इट इज़ नथिंग। देन आजकल जो समय चल रहा है दैट इज़ ऑफ ड्यूअल इनकम हाउसहोल्ड्स, राइट? अगर कोई हस्बैंड है तो उनके वाइफ भी जॉब कर रहे हैं, अगर कोई वाइफ आईएफएस है तो उनके हस्बैंड का भी एक करियर है। अब हर 3 साल में एक आईएफएस जो है तो उनकी पोस्टिंग चेंज होती है, आपको किसी और देश में पोस्टिंग मिलेगी। तो आपके जो स्पाउस हैं, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उनका पूरा करियर जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बर्बाद हो जाएगा, बट ले वो अपना जो पोटेंशियल है ना वो पीक तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज एवरी 3 ईयर्स, राइट, उनको बैक पैक करके आपके साथ किसी दूसरे देश में ट्रैवल करना है, दूसरे देश में 3 साल के लिए या फिर उससे ज़्यादा वक्त के लिए रहना है। कुछ समय के बाद आपको फिर से किसी और जगह पर पोस्ट किया जाएगा। और हार्श रियलिटी ये भी है कि आपके पेरेंट्स जो हैं दे आर लिविंग हियर इन इंडिया, अब उनकी भी एक एज हो चुकी है, उनको भी मेडिकल केयर चाहिए एंड वो जो परिवार के साथ रहना ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। सो दिस इज़ अ बिग थिंग जिसकी वजह से लोग जो है वो आईएफएस को सिलेक्ट आज के समय में नहीं कर रहे हैं। फिर एक पर्सनल स्ट्रेस भी है, लैंग्वेज के बैरियर हैं, आप सीख लेंगे, चलो आपकी पूरी ट्रेनिंग हुई है, लेकिन व्हाट अबाउट योर हस्बैंड और योर मिसेस, राइट? आपके बच्चों का क्या? आपके बच्चे जो हैं उन्होंने कुछ साल यहाँ पर पढ़ाई की, फिर कुछ साल किसी और जगह पर, तो ये सारी चीज़ें भी हैं, राइट? स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होती है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से परिवार के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंग्जायटी क्रिएट होती है। और अगर आप आईएफएस बन गए तो इट्स नॉट ऑलवेज के यू विल बी पोस्टेड इन लाइक एक रोमांटिक सिटीज़, या फिर एक रोमांटिसाइज्ड एक एक विज़न रहता है, या फिर एक इमेजिनेशन रहती है कि भई मॉस्को की गलियों में हम घूमेंगे, लंदन देखेंगे, पेरिस देखेंगे, विल गो टू यू नो जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट नॉट। लेकिन आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में भी पोस्टिंग, ज़्यादातर ऐसे देशों में पोस्टिंग मिलती है। और डेवलपिंग नेशन, अगर कोई लेट्स से आपका आपका पोस्टिंग जो है लेट्स से बहुत ही एक पुअर कंट्री लाइक सब सहारन रीजन में अगर आपका पोस्टिंग हुआ, तो फॉरगेट अबाउट योर फैमिली, आपकी लिविंग कंडीशन जो है ना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर, या फिर आई वुड से टॉपर्स आर नॉट ऑप्टिंग फॉर इंडियन फॉरेन सर्विस, विच इज़ अ बिग लॉस टू आवर कंट्री फॉर श्योर, राइट? अब रिक्रूटमेंट की जो पूरी प्रोसेस है ना उसमें भी कुछ बड़े-बड़े स्ट्रक्चरल फ्लॉज़ हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूपीएससी, राइट? यूपीएससी हमारा इंटरव्यू बहुत लेता है। आज हम यूपीएससी के फॉल्ट्स, बट आई एम जस्ट किडिंग, ये चीज़ें ऐसी, ये फ्लॉज़ ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम हर एक ऑर्गेनाइज़ेशन में आते हैं, और हर एक ऑर्गेनाइज़ेशन को कभी ना कभी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अनफॉर्च्यूनेटली यूपीएससी अभी तक इतना कोई ख़ास अपग्रेड नहीं हुआ है। The biggest problem that we find here in IFS is IFS एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है। आप एक बार IFS ऑफिसर बनेंगे तो यू विल वर्क प्रिडोमिनेंटली 99.9% आप फॉरेन सर्विस के साथ जुड़ी हुई चीज़ों में ही काम करेंगे, इज़न्ट इट? ज़्यादातर हमारे जो IFS ऑफिसर्स हैं दे आर एक्सीडेंटल डिप्लोमेट्स। आई एम सॉरी टू से बट पुलिस सर्विस के साथ भी ऐसा ही है, राइट? इफ़ यू वांट रेफरेंस, जूलियो रिबेरो साहब की बुलेट फॉर बुलेट नाम की किताब पढ़ लीजिएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, आप किसी लोकल आईपीएस ऑफिसर को भी मिलने के लिए जा सकते हैं, यू विल फाइंड के अगर थोड़ा इंटरव्यू लेंगे देन यू विल फाइंड कि उनको आईएएस बनना था लेकिन फिर नहीं मिला, देन दे बिकेम आईपीएस। सो एक्सीडेंटल डिप्लोमेट्स का मतलब ये है कि क्योंकि उनको उतने मार्क्स नहीं मिले हैं, राइट, तो उनका रिक्रूटमेंट आईएएस या फिर आईपीएस में नहीं हो पाया, एंड दैट्स व्हाई दे लैंडेड इन आईएफएस। तो एक जो नेचुरल इंक्लाइनेशन जो होना चाहिए, एक जो पैशन होनी चाहिए, एक डिप्लोमेट के अंदर जो एक पैशन होती है, वो पैशन
मिसिंग रहती हैं, फिर बाद में आप ट्रेनिंग कर लोगे, बट जस्ट इमेजिन कि जिस व्यक्ति को फॉरेन सर्विस ही जॉइन करनी है और वही व्यक्ति जो है फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हो जाता है, देन यू कैन इमेजिन कि इम्प्रूवमेंट कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड इन टर्म ओवरऑल। अगर सर्विस की बात करें देन बहुत बड़ा ग्रोथ होगा, सर्विस जो है ये और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगी। तो अलग से एक एग्ज़ाम आईएफएस की होनी चाहिए, राइट? जो ख़ास करके जो कैंडिडेट्स हैं ना, तो उनके अंदर इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर कितना एक 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 पैशन है, दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन चेक वाया दिस सेपरेट एग्ज़ाम। इसी के साथ-साथ क्या वो जेन्युइनली वर्ल्ड स्टेज पर भारत को रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं? डू दे हैव दैट थिंग इन देम? ये चीज़ के लिए एग्ज़ामिनेशन होनी चाहिए। और दिस इज़ नॉट समथिंग जस्ट अबाउट के कैंडिडेट्स के लिए। ये भारत की एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है कि हमें ऐसे ऑफिसर्स ही मिले जो ये चीज़ें कर सकें, राइट? एक यूपीएससी की जो पैटर्न है ना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, इट इज़ मोर लाइक जनरलिस्ट, जर्नलिस्ट नहीं जनरलिस्ट, राइट? एक जनरल चीज़ों के लिए आईएएस को सिलेक्ट किया जाता है कि वो उनको आप किसी भी मिनिस्ट्री में डाल दीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दीजिए, वो फटाफट चीज़ों को पिकअप करके फिर चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये जो यूपीएससी का जो पूरा सिलेबस है और जिस प्रकार से एग्ज़ाम ली जाती है, यू विल फाइंड कि यहाँ पर ख़ास करके जो लोकल डोमेस्टिक गवर्नेंस स्किल्स हैं, उनका इवैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर आप कैसे काम कर सकते हैं या फिर आपकी क्या नॉलेज है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा टेस्ट होती है। अलग से अगर एक एग्ज़ाम रखी जाए और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए कुछ अलग स्किल्स चाहिए। इसमें आपको लोकल लेवल की स्किल्स नहीं चाहिए। इसमें आपका एक अलग एक अलग कॉग्निटिव टूल किट आपकी होनी चाहिए। इसमें आपके पास क्या इंटरनेशनल लॉ को लेकर एक डीप एक्सपर्टीज़ है। दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि क्या आपको ग्लोबल इकोनॉमिक हिस्ट्री की अच्छी समझ है। द थर्ड थिंग इज़ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ एंड द फोर्थ वन इज़ क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और यहाँ पर बात आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऑफ कोर्स इंग्लिश की तो टॉप क्वालिटी की एक हाई प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी के साथ साथ उस कैंडिडेट का ऐसा भी एप्टीट्यूड होना चाहिए कि वो नई लैंग्वेजेस को भी बहुत ही ईजिली सीख सके, उसके अंदर ये पैशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंडरीन है, फ्रेंच, अरेबिक एंड अदर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, राइट? अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ये सारी लैंग्वेजेस सीख कर आया है, लेट्स से एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर पूरा ऐसा हो जिसमें अगर आपके पास ये जो लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, स्पेनिश है, फ्रेंच एंड मैंडरीन, अरेबिक एक्सेट्रा। तो अगर ये सारी लैंग्वेजेस में आपकी अच्छी ग्रिप है, तो एग्ज़ामिनेशन में आपको अलग से मार्क दिए जा सकते हैं, एक्स्ट्रा मार्क मिल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ट्रेनिंग का टाइम कम हो जाएगा। अभी क्या होता है कि आपके सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है लैंग्वेज के लिए। ये चेक नहीं किया जाता कि आप लैंग्वेज के एरिया में अच्छे हैं या नहीं हैं। नाउ वी हैव गॉट सिलेक्टेड, तो बस कुछ भी करके आपको लैंग्वेज जो है वो सीखनी है। डिप्लोमेसी के लिए यू नीड टॉप क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल और नेगोशिएशन की स्किल्स चाहिए आपको। एंड लैंग्वेज तो बहुत अच्छी आनी चाहिए आपको। इफ यू आर स्पीकिंग फ्रेंच, तो लोकल जो लोग बोलते हैं ना, उस लेवल का सोफिस्टिकेशन जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी। तो अगर पहले से ही ये लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें कोई कैंडिडेट जो हैं उनकी प्रोफिशिएंसी हैं कुछ ऐसी लैंग्वेजेस में, तो उनको एक्स्ट्रा मार्क मिल सकते हैं। एंड दिस विल हेल्प इन ट्रेनिंग का टाइम कम हो जाएगा, स्टेट के रिसोर्सेस जो हैं वो हम बचा पाएंगे और इसी के साथ साथ उनकी पोस्टिंग जो है वो भी जल्द से जल्द की जा सकती है। डिप्लोमेट्स की जो स्किल्स है ना, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आईएएस आईपीएस। उनकी एक डिप्लोमेट के लिए सोफेस्टिकेटेड नेगोशिएशन स्किल्स इज नंबर वन थिंग। इसी के साथ साथ अलग अलग फॉरेन कल्चर्स में अपने आप को अडाप्ट कर लेना। एंड द थर्ड थिंग इज you should be able to project soft power. This is also very, very important.
इसी के साथ-साथ ये जो एग्ज़ामिनेशन है, अलग से जब एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो इससे हम एडवांस्ड साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग कर पाएँगे, स्पेशलाइज्ड ग्रुप डायनामिक्स टेस्ट कंडक्ट की जा सकती है और एक रिगरस सिचुएशनल जजमेंट असेसमेंट जो है, वो भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल स्टेट क्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए, ये तीनों चीज़ें जो है वो की जा सकती है। तो दिस इज़ हाउ वी विल फाइंड टॉप क्वालिटी डिप्लोमेट्स। अब अगर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर ये अलग से यूपीएससी एग्ज़ाम लेगा आईएफएस की अलग से, राइट, देन जो आईएएस और आईएफएस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, देश की क्या ग्रास रूट रियलिटीज़ हैं और बेसिक चीज़ें। तो ये चीज़ जो है ये एक जो सिनर्जी क्रिएट करने की बात है, दिस कैन बी अचीव्ड वेरी ईज़िली। जो लबासना ट्रेनिंग सेंटर है तो उसमें आईएफएस ऑफिसर्स को भी भेजा ही जाता है, लेकिन वहाँ पर भेजकर उनको ये जो यंग कैंडिडेट्स अभी सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन, एक ब्रिज बनाने का काम जो है, ब्रिज इन द सेंस लाइक ह्यूमन ब्रिज, राइट? एक कनेक्शन बनाने की काम, ये सारी चीज़ें जो है वो लबासना में ही हो सकती हैं। टाइम टू टाइम इनकी ट्रेनिंग भी अलग से रख सकते हैं, जिससे आप डोमेस्टिक लेवल की चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से उनको समझा सकें। यूके और यूएसए जैसे देश जो है ना, वो उनकी जो अपनी-अपनी जो फ़ॉरेन सर्विसेज़ है ना, तो वो इस चीज़ को बहुत ही स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ेशन के तौर पर देखते हैं और वो बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें जो हैं वो मीन्स एक फ़ॉरेन डिप्लोमेट उनको कैसा चाहिए और देश की क्या रिक्वायरमेंट है, दुनिया में की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो सर्विसेज़ हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस जो है, इट इज़ वेरी गुड, वेरी अप टू डेट कंपेयर्ड टू आवर्स। सो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। फाइनल गोल यही है कि अगर एक अलग से एग्ज़ाम रहेगी, देन वी वुड बी एबल टू सिक्योर वर्ल्ड क्लास स्पेशलाइज्ड स्टेट क्राफ्ट। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका apparatus है ना ऐसा होना चाहिए कि एजिलिटी आए उसमें, डीपली नॉलेजेबल लोग काम करें और एक हाईली स्पेशलाइज्ड ये सर्विस है, तो उसके लिए हमें ऐसे ही लोग जो हैं वो चुनने चाहिए। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज़ डिस्कशन। आई होप आज की डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने समझने को मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।